बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था। गोपीनाथ के परिवार में उसकी बेटी सावित्री और उसका बेटा अरुण था। गोपीनाथ एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह गांव में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी सावित्री की शादी अब तय हो चुकी थी। जब यह बात गांव के भैरव सिंह को पता चली तो वह सोचने लगा, अच्छा तो गोपीनाथ की बेटी की शादी तय हो गई है। गोपीनाथ अपने आप को रईस समझता है। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, लेकिन यही अकेला आदमी है जिसने मुझसे कभी कर्ज नहीं लिया। आज तक यह मेरे सामने कभी उधार मांगने भी नहीं आया। इसे इस बात का बड़ा घमंड है। मैं भी देखता हूं कि इसकी बेटी की शादी कैसे होती है। ये सोचकर भैरव सिंह ने अपने पुराने चेले कालिया और फकीरा को बुलाया। वे दोनों पुराने चोर थे और पैसों के लिए जमींदार के सभी उल्टे सीधे काम किया करते थे। भैरव सिंह ने कहा, सुनो, पता लगाओ कि गोपीनाथ ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए हैं वे कहाँ रखे हैं, और तुम दोनों जाकर हर हालत में उन्हें चुरा लो। मुझे वे जेवर चाहिए ही चाहिए। अगर खाली हाथ लौटे तो तुम दोनों की खैर नहीं। मैं गोपीनाथ को अपने पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते देखना चाहता हूं। कालिया और फकीरा ने तुरंत हामी भर दी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैरव सिंह जी, आज रात ही काम पूरा हो जाएगा। रात को मौका पाकर दोनों गोपीनाथ के घर में घुस गए और सारे जेवर और धन चुरा ले गए। फिर वे सीधे भैरव सिंह के पास पहुंचे और बोले, जमींदार जी, यह लीजिए, हमने आपका काम कर दिया। यही है सारा धन और सारे जेवर। भैरव सिंह मुस्कुराया। अब देखता हूं कि गोपीनाथ अपनी बेटी की शादी कैसे करता है। अपने आप को बड़ा रईस समझता है। अब तो इसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अगली सुबह जब गोपीनाथ को पता चला कि उसके घर चोरी हो चुकी है तो वह चिंता में डूब गया। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर बोला, हे मुरारी, मैंने तेरी इतनी भक्ति की और यह मेरे साथ क्या हो गया। 2 ही दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। अब मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसका बेटा अरुण बोला, पिताजी, अब जो होना था वह तो हो गया। अब हमें आगे क्या करना है यह सोचना चाहिए। शादी तो हम तोड़ नहीं सकते, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर यह शादी टूटी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि आपको भैरव सिंह से कुछ रकम उधार ले लेनी चाहिए ताकि हम सावित्री की शादी आराम से कर सकें। बाद में हम मेहनत करके कर्ज चुका देंगे। अभी हमें सिर्फ शादी पर ध्यान देना चाहिए। गोपीनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। गोपीनाथ ने कहा, मैं अभी भैरव सिंह के पास जाकर कुछ पैसे कर्ज लेकर आता हूं। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। भैरव सिंह ने दूर से ही गोपीनाथ को अपने घर आता देखा और बोला, आओ आओ गोपीनाथ, कैसे आना हुआ। सुना है तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई है। गोपीनाथ बोला, मालिक, शादी तो तय हो गई है, लेकिन एक अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई और जितने भी जेवर और पैसे थे सब चोर उठा कर ले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भैरव सिंह को तो पहले से ही सब पता था, फिर भी वह नाटक करते हुए बोला, अरे यार गोपीनाथ, यह तो बहुत बुरा हुआ। खैर, चिंता मत करो। ये बताओ यहां पर कैसे आना हुआ। बेचारा गोपीनाथ बोला, मालिक, मैं आपसे उसी बारे में बात करने आया हूं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसी वजह से मुझे धन की आवश्यकता है। ये सुनकर भैरव सिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, वाह, यही तो मैं चाहता था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उसने कहा, देखो गोपीनाथ भाई, कर्ज तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चुकाओगे कब। तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। गोपीनाथ बोला, मालिक, मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत मेहनत करेंगे। जल्दी से जल्दी आपकी पाई पाई चुका देंगे। मुझ पर विश्वास कीजिए। भैरव सिंह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। ऐसा कहकर उसने रकम की थैली गोपीनाथ को पकड़ा दी। गोपीनाथ वो पैसे लेकर घर आया और अपनी बेटी सावित्री की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। कुछ दिन बाद उसका बेटा अरुण बोला, पिताजी, शादी तो बहुत अच्छे से निपट गई। अब हमें भैरव सिंह का कर्ज भी चुकाना होगा, इसलिए मुझे काम की तलाश में निकलना होगा। अरुण पूरे दिन गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर घर लौटा और बोला, पिताजी, मैंने गांव में बहुत काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैं भैरव सिंह के यहाँ भी गया था,
लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। लगता है कि गांव में शायद मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मुझे नगर जाकर ही काम तलाशना पड़ेगा। गोपीनाथ ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, तुम जानते हो कि मैंने आज तक कभी किसी से उधार नहीं लिया। पहली बार हमारे कठिन समय में भैरव सिंह ने हम पर भरोसा करके पैसे दिए हैं। वह एक अच्छा आदमी है, हमें उसका कर्ज समय रहते लौटा देना चाहिए। अरुण बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं नगर जाकर कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा और जल्दी ही भैरव सिंह का कर्ज चुका दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इतना कहकर अरुण नगर की ओर चला गया। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक सेठ के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में अरुण ने पैसे कमा लिए और गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आपके आशीर्वाद से मुझे नगर में अच्छी नौकरी मिल गई और मैंने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली है। उसने रकम की थैली अपने पिता को दी और कहा, अब आप जाकर भैरव सिंह का सारा कर्ज चुका दीजिए। गोपीनाथ ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा यह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। गोपीनाथ अपने बेटे से बोला, बेटा मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि भैरव सिंह का पैसा समय पर लौटा पाऊंगा या नहीं। आज तुमने यह खुशखबरी देकर मुझे चिंता से मुक्त कर दिया है। मैं अभी जाकर उसका कर्ज चुका आता हूं। अरुण बोला, अच्छा पिताजी आप जाइए और पैसे लौटा आइए, लेकिन मुझे अभी के अभी शहर वापस जाना होगा क्योंकि वहां बहुत काम है। मैं निकलता हूं। यह कहकर अरुण वापस नगर की ओर चला गया। इसके बाद गोपीनाथ पैसे लेकर भैरव सिंह के घर गया और बोला, जमींदार जी राम राम। भैरव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ गोपीनाथ, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें और पैसों की जरूरत पड़ गई? गोपीनाथ बोला, नहीं मालिक, मैं तो पुराना लिया हुआ कर्ज लौटाने आया हूं। आपने कठिन समय में मेरी सहायता की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। भैरव सिंह बोला, वाह, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया तुमने। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, अगर इसने इतनी जल्दी कर्जा चुका दिया तो मुझे ब्याज बहुत कम मिलेगा। ऐसे तो मेरा फायदा ही नहीं हुआ। मुझे इस अनपढ़ गोपीनाथ से और पैसे निकलवाने होंगे। गोपीनाथ बोला, मालिक, मेरे बेटे अरुण ने शहर जाकर बहुत मेहनत की, तभी आज मैं पैसे लौटा पा रहा हूं। भगवान की कृपा से उसे नौकरी मिल गई। भैरव सिंह ने कहा, अच्छा, तो अरुण अब शहर जाकर कमाने लगा है। फिर उसने एक कागज निकाला और गोपीनाथ को देते हुए कहा, देखो, मैंने इस पर्ची पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और लिख दिया है कि तुम्हारा कर्ज चुका दिया गया है। गोपीनाथ हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। आपने कह दिया, बस मेरे लिए वही काफी है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर भैरव सिंह ने चालाकी की। उसने गोपीनाथ को पानी लाने भेज दिया और उसी बीच पर्ची बदल दी। असली कागज छुपाकर उसने एक नया कागज बना लिया जिसमें लिखा था कि गोपीनाथ ने अभी और कर्ज लिया है। गोपीनाथ मासूमियत से वह नकली कागज लेकर चला गया और मन ही मन सोचता रहा, अच्छा हुआ मेरा कर्ज निपट गया। भगवान की कृपा से सावित्री की शादी भी अच्छे से हो गई और बेटा भी कमाने लगा। अब मुझे और क्या चाहिए। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक भैरव सिंह के कुछ आदमी गोपीनाथ के घर आ धमके और चिल्लाने लगे, ओ गोपीनाथ, जल्दी बाहर आ। गोपीनाथ बाहर आया और बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वे बोले, तुमने जो भैरव सिंह जी से कर्ज लिया था वह अभी तक नहीं लौट आया। हम वही पैसा वसूलने आए हैं। ये सुनकर गोपीनाथ चौंक गया। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो सारा कर्ज सूद समेत लौटा दिया है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वे बोले, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। ज्यादा भोले मत बनो। हमारे मालिक बेवकूफ नहीं हैं कि यूं ही हमें तुम्हारे पास भेज देंगे। चुपचाप पैसा दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं वसूली करने के। गोपीनाथ बोला, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भगवान मुरारी का भक्त हूं। उन्होंने मुझे छल कपट करना नहीं सिखाया। मैंने खुद अपने हाथों से पैसा लौटाया है। जाकर अपने मालिक से पूछ लो। वे बोले, हमारे मालिक ने ही हमें भेजा है। तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर वे लोग धमका कर चले गए। गोपीनाथ बेचैन होकर भैरव सिंह के घर भागा और बोला, जमींदार जी, ये सब क्या हो रहा है? आपके आदमी मेरे घर पैसा मांगने क्यों आए थे? मैंने तो अपने हाथों से आपको कर्ज लौटा दिया था।
भैरव सिंह धूर्तता से बोला, गोपीनाथ, ये तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार तो तुम मेरे पास और कर्ज लेने आए थे। अब बहुत दिन हो गए हैं, मेरा पैसा लौटाओ। इसलिए मैंने अपने आदमी भेजे थे। तुम तो बहुत ईमानदारी की बातें करते थे ना, कहाँ गई तुम्हारी ईमानदारी? मैंने तुम्हें बिना गिरवी पैसे दिए थे और अब तुम मुकर रहे हो। गोपीनाथ स्तब्ध रह गया। यह मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें पैसा दिया। गोपीनाथ को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, भैरव सिंह, तुम इतने झूठे और मक्कार इंसान निकलोगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। अब मुझे समझ में आया कि बिना कुछ गिरवी रखे हुए तुमने मुझे पैसा क्यों दिया था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वह इंसाफ जरूर करेगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर भैरव सिंह कड़क आवाज में बोला, यह सब भाषण किसी और के सामने देना। मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर तुमने इन 2 दिनों में मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम जानते नहीं कि मेरे आदमी मेरे एक इशारे पर तुम बाप बेटे का क्या हाल कर देंगे। अब यहां से निकलो, मुझे और भी काम है। निराश होकर गोपीनाथ वहां से वापस आ गया। वह काफी परेशान था। गोपीनाथ न्याय पाने के लिए गांव के धर्मपाल कोतवाल के पास जाने का फैसला करता है। गोपीनाथ अगले दिन धर्मपाल के घर पहुंचा और उन्हें भैरव सिंह की सारी सच्चाई बताई। उसी दिन कोतवाली शुरू हुई। धर्मपाल कहने लगा, गोपीनाथ ने भैरव सिंह पर आरोप लगाया है कि भैरव सिंह ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। गोपीनाथ का कहना है कि उसने अपनी बेटी सावित्री की शादी के लिए कुछ रकम उधार ली थी और सूद समेत उसे वापस भी लौटा दी थी। लेकिन भैरव सिंह का कहना है कि गोपीनाथ ने उसे पैसे नहीं लौटाए। भैरव सिंह, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? भैरव सिंह कहने लगा, धर्मपाल जी, गोपीनाथ मेरे पास आया था। उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी के गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। गोपीनाथ ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे दिए। मुझे नहीं मालूम था कि गोपीनाथ ऐसा आदमी निकलेगा। मैंने आवश्यकता के समय उसकी सहायता की और गोपीनाथ ने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। गोपीनाथ ने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए और यह सारे गांव वालों से कहता फिरता है कि उसने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। यह सुनकर गोपीनाथ ने कहा, नहीं साहब, यह झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे अरुण ने बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाए थे और भैरव सिंह को मैंने पैसे लौटा भी दिए थे। मेरे बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिला था। इस वजह से वह शहर जाकर काम ढूंढा और जी तोड़ मेहनत की, पैसे कमाए और मैंने भैरव सिंह का कर्जा वापस कर दिया। भैरव सिंह झूठ बोल रहा है। मेरा विश्वास कीजिए धर्मपाल साहब, मैंने खुद जाकर सूद समेत पैसे लौटा दिए थे। गोपीनाथ की बात सुनकर धर्मपाल ने कहा, गोपीनाथ, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने भैरव सिंह के पैसे लौटा दिए हैं? गोपीनाथ बोला, जी, मेरे पास एक पर्ची है जो खुद भैरव सिंह ने मुझे दी थी और उस पर लिखा था कि मैंने सारा कर्जा चुका दिया है। भैरव सिंह ने उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। ये कहते हुए गोपीनाथ ने वह पर्ची धर्मपाल को दे दी। धर्मपाल वह पर्ची देखने लगा और बोला, गोपीनाथ, क्या तुम जानते भी हो कि इस पर्ची में क्या लिखा है? जैसा तुमने कहा वैसा तो इस पर्ची पर कुछ भी नहीं लिखा। इस पर तो लिखा है कि तुमने भैरव सिंह से और भी कर्जा लिया है। यह सुनकर गोपीनाथ हैरान होकर कहने लगा, यह सरासर झूठ है। भैरव सिंह ने मुझसे कहा था कि इसमें लिखा है कि मेरा कर्जा पूरा चुका दिया गया है और उसने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। अब मैं ठहरा अनपढ़ गंवार आदमी, मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और यह कागज अपने पास रख लिया। मुझे नहीं मालूम था कि वह मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहा है। अब बारी भैरव सिंह के बोलने की थी। वह बोला, अब आप ही फैसला कीजिए धर्मपाल जी, सबूत आपके सामने है। गोपीनाथ सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और भी पैसे उधार लिए थे। धर्मपाल ने कुछ सोचकर कहा, सारे सबूत तो यही कहते हैं कि भैरव सिंह सच बोल रहा है। फिर भी गोपीनाथ, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। कल कोतवाली में तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। गोपीनाथ बहुत परेशान था। वह सीधा अपने घर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं बुरी तरह से फंस गया हूं।
मैंने भैरव सिंह को सारा कर्जा लौटा दिया था, फिर भी वह मुकर गया है। अब आपके सिवाय मेरा और कोई सहारा नहीं है। आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है। आपसे भला क्या छुपा है। मैंने भैरव सिंह को पैसे लौटाए तो वहां पर कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन आप तो मौजूद थे ना। भले ही किसी ने ना देखा हो, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है कि मैंने उसका पैसा लौटा दिया था। मेरी लाज रखो प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। उस भैरव सिंह ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि उसके षड्यंत्र को पार करना अब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पास आपके अलावा अब कोई सबूत नहीं है। आप ही मेरे गवाह हैं और आप ही मेरे सबूत हो। अभी गोपीनाथ ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपीनाथ ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। गोपीनाथ ने पूछा, कौन हो भाई तुम और तुम्हें किससे मिलना है? वह नौजवान कहने लगा, मेरा नाम विनोद है और मुझे आपके बेटे अरुण ने भेजा है, जो शहर में नौकरी कर रहा है। बात यह है कि मैं पास के ही गांव प्रीतमपुर में रहता हूं। मैं और अरुण दोनों शहर में एक साथ नौकरी करते हैं। अरुण के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए थे। वे पैसे उसने मेरे पास आपके लिए भिजवाए हैं। क्योंकि मैं प्रीतमपुर आ रहा था तो उसने यह पैसे मुझे थमा दिए और आपको देने के लिए कहा। गोपीनाथ अपने बेटे के दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले से लगा लिया। आओ बेटा विनोद, आओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। फिर उसे घर के अंदर बुला लिया। गोपीनाथ ने विनोद की खूब आवभगत की, उसे खाना खिलाया। विनोद ने अपने साथ लाए हुए पैसे गोपीनाथ को थमा दिए और कहा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। गोपीनाथ ने कहा, बेटा अब तो दिन ढल चुका है, तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। विनोद इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में गोपीनाथ ने विनोद को अपनी सारी आपबीती सुना दी। किस तरह से भैरव सिंह ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्जा वह चुका है, उसी कर्जे के लिए अब उसे बदनाम कर रहा है। गोपीनाथ की व्यथा सुनकर विनोद कहने लगा, गोपीनाथ काका, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो भरी कोतवाली में आपकी बेगुनाही साबित हो जाएगी और उस जालिम भैरव सिंह का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगा। गोपीनाथ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम भी मेरे साथ चलना। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा अरुण ही मेरे साथ है। आधी रात तक बातें करने के बाद वे दोनों सो गए। अगली सुबह जब कोतवाली शुरू हुई तो सभी पंच भैरव सिंह, गोपीनाथ, विनोद और धर्मपाल सहित गांव के कई लोग वहां मौजूद थे। जब कोतवाली की कार्यवाही शुरू हुई तो भैरव सिंह सोचने लगा, आज तो मजा आएगा। भरी सभा में गोपीनाथ की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। यह जो अपने आप को बड़ा रईस और खुददार समझता है ना, आज इसकी सारी खुददारी चूर चूर हो जाएगी। आज के बाद यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जब सभी लोग वहां जमा हो गए तो धर्मपाल ने कहा, बोलो गोपीनाथ, आज तुम भैरव सिंह के खिलाफ क्या सबूत लेकर आए हो? गोपीनाथ आंखों में आंसू लिए हुए इधर उधर देखने लगा। भैरव सिंह हंसते हुए बोला, धर्मपाल जी, आप भी किसकी बातों में आ गए? इस गोपीनाथ की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। जब यह मेरे पास आया था तब इसने पैसे दोबारा से उधार लिए थे। अब आप समय बर्बाद मत कीजिए और अपना फैसला सुना दीजिए। भैरव सिंह की बात सुनकर धर्मपाल ने कहा, काफी देर हो चुकी है, हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमने फैसला कर लिया है। भैरव सिंह सच बोल रहा है। इससे आगे धर्मपाल कुछ और कहने ही वाले थे कि उतने में ही एक आवाज आई, रुकिए धर्मपाल जी, मैं इस भैरव सिंह की सारी सच्चाई जानता हूं। यह सुनकर सारे गांव वाले उस नौजवान की ओर देखने लगे। भैरव सिंह हैरान रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नौजवान को देखकर धर्मपाल ने कहा, तुम कौन हो? पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। तब गोपीनाथ ने बताया, धर्मपाल जी, यह विनोद है, मेरे बेटे अरुण का मित्र। धर्मपाल बोला, अच्छा नौजवान, अब यह बताओ, जब गोपीनाथ भैरव सिंह को पैसे देने गया था तो क्या हुआ था? विनोद बोला, धर्मपाल जी, उस दिन गोपीनाथ ने उसके सारे पैसे सूद समेत लौटा दिए थे। यहां तक कि भैरव सिंह ने एक पर्ची पर अपने हस्ताक्षर करके लिख दिया था कि अब उसका सारा कर्जा चुक चुका है।
लेकिन गोपीनाथ के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उसने वह पर्ची छुपा दी और दूसरी पर्ची बना दी, जिस पर लिख दिया कि गोपीनाथ ने और भी कर्ज लिया है। यह सुनकर भैरव सिंह एकदम से बोला, धर्मपाल जी, यह विनोद झूठ कह रहा है। यह तो वहां था भी नहीं। यह मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। यह कोई बहरूपिया है जिसे गोपीनाथ कहीं से झूठी गवाही देने के लिए ले आया है। अगर यह सच बोल रहा है तो सबूत दिखाए। इस पर धर्मपाल ने कहा, हाँ भाई विनोद, बोलो, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हें सबूत देना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? विनोद बोला, अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को भैरव सिंह के घर भेजिए। वहां खाते की लाल रंग की किताब में एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा, जिस पर उसने खुद लिखा है कि गोपीनाथ का कर्जा चुक चुका है और उस पर उसके हस्ताक्षर भी हैं। यह सुनकर तो भैरव सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, कौन है यह आदमी? इसे सब कुछ कैसे पता चल गया? धर्मपाल ने अपने आदमियों को तुरंत भैरव सिंह के घर भेजा। गांव वाले आश्चर्य और गुस्से से भैरव सिंह की ओर देखने लगे। थोड़ी ही देर में सिपाही वापस लौटे। उन्होंने बताया कि अलमारी में लाल रंग की किताब से पर्चा मिला है और साथ ही गोपीनाथ के घर से चुराए गए जेवर भी वहीं रखे हुए थे। सिपाहियों ने जेवर और पर्चा धर्मपाल को सौंप दिया। वह देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। गोपीनाथ ने देखा कि उसकी बेटी सावित्री की शादी के जेवर भी वहीं से मिले हैं। उसका दिल सहम गया। धर्मपाल क्रोधित होकर बोला, यह सब क्या है भैरव सिंह? इतनी नीच हरकत तुम कैसे कर सकते हो? हम सबने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने धनवान होकर भी इतना गिर जाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आई? भोले भाले गोपीनाथ पर तुमने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, पूरे गांव और कोतवाली को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। विनोद ने कहा, धर्मपाल जी, गोपीनाथ ने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया। वह निस्वार्थ और स्वाभिमान से जीने वाला आदमी है। उसका स्वाभिमान ही उसका सब कुछ है। उसे नीचा दिखाने के लिए ही भैरव सिंह ने यह साजिश रची थी। धर्मपाल ने कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूं विनोद। अगर तुम न होते तो मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है। अब मैं सारे गांव वालों के सामने यह फैसला सुनाता हूं कि भैरव सिंह को मुआवजे के तौर पर गोपीनाथ को चोरी की हुई रकम की दुगनी रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गोपीनाथ के घर पर चोरी ना होती तो उसे कर्जा उठाने की आवश्यकता ही ना पड़ती और उसे इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। और इस तरह से आखिर में सच्चाई की जीत हुई। जब कोतवाली ने बेईमान भैरव सिंह को उसके किए हुए गलत कामों के लिए दोषी ठहराया और गोपीनाथ को बेगुनाह साबित कर दिया, तो सभी लोग बहुत ही खुश हुए। गांव के सभी लोग एक एक करके गोपीनाथ को बधाई देने लगे। इस खुशी के माहौल में गोपीनाथ को उसके कई दोस्तों और शुभचिंतकों ने घेर लिया और उसे गले लगाकर बधाइयां देने लगे। गांव के सभी लोग जब गोपीनाथ को बधाई दे रहे थे, तब उसे अपने बेटे के दोस्त विनोद का ख्याल आया। वह विनोद को इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु विनोद कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत देर तक गोपीनाथ ने उसकी तलाश की, लेकिन विनोद वहां से जा चुका था। मन ही मन गोपीनाथ विनोद को धन्यवाद दे रहा था कि उसने सही वक्त पर आकर उसकी सहायता की, परंतु शायद उसे अपने गांव जाने की इतनी जल्दी थी कि वह बिना मिले ही चला गया। गोपीनाथ ने मन ही मन यह निश्चय किया कि जब भी उसका बेटा अरुण नगर से वापस आएगा तो उसके साथ वह विनोद के घर अवश्य जाएगा, ताकि उसका धन्यवाद कर सके। अब पूरे गांव में गोपीनाथ की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, जबकि भैरव सिंह पूरे गांव में बदनाम हो चुका था। गोपीनाथ इस बात से निश्चिंत था कि उसके सिर पर अब कोई कलंक नहीं रहा। इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद जब गोपीनाथ का बेटा अरुण घर लौटा तो गोपीनाथ ने उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, बेटा, तुम आने में थोड़ी देर कर गए, लेकिन तुम्हारे मित्र विनोद ने सही समय पर आकर पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत बचा ली। अरुण यह सुनकर चौंक गया और बोला, विनोद? कौन विनोद? विनोद नाम का मेरा कोई मित्र नहीं है। गोपीनाथ ने कहा, अरे वही विनोद जो शहर में तुम्हारे साथ नौकरी करता है। तुम्हारे द्वारा भेजे गए पैसे देने के लिए वह पिछले हफ्ते ही हमारे घर आया था। अरुण बोला, नहीं पिताजी, मैं किसी विनोद को नहीं जानता। ना ही इस नाम का कोई आदमी शहर में मेरे साथ कम करता है और ना ही मैंने उसे कोई पैसे देकर यहां भेजा था। ये सुनकर जैसे गोपीनाथ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह बोला,
क्या तुम सच में विनोद को नहीं जानते? इसके बाद गोपीनाथ ने सारी बात अपने बेटे को विस्तार से बताई। किस तरह भैरव सिंह ने उसके साथ धोखा किया और किस तरह से वह कोतवाली का सहारा लेकर उसे सजा दिलवाना चाहता था। परंतु एक नौजवान जो अपने आप को अरुण का मित्र बता रहा था, उसने भरी कोतवाली में उसके पक्ष में गवाही दी और भैरव सिंह की सारी पोल खोल दी। पर अब जब अरुण कह रहा था कि वह किसी विनोद को नहीं जानता, तो गोपीनाथ सोच में पड़ गया। उसने कहा, वह तो मुझसे यह भी कह रहा था कि उसका घर पास के ही गांव प्रीतमपुर में है। अरुण बोला, अगर ऐसी बात है तो पिताजी चलिए हम अभी प्रीतमपुर चलते हैं और पता करते हैं कि वह नौजवान कौन है। दोनों बाप बेटा उसी समय नजदीक के गांव प्रीतमपुर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने गांव वालों से विनोद नाम के नौजवान के बारे में पूछताछ की, लेकिन पता चला कि पूरे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं रहता। अब तो दोनों के आश्चर्य की सीमा ना रही। आखिर वह नौजवान कौन था जो उस समय आकर गोपीनाथ की सहायता करके चला गया? दोनों बाप बेटा वापस घर लौट आए। कुछ देर के बाद गोपीनाथ कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। अरुण ने पूछा, पिताजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब गोपीनाथ कहने लगा, बेटा अब मुझे समझ में आ गया कि वह विनोद नाम का नौजवान कौन था। हम उसे इस गांव में जितना भी ढूंढ लें, वह हमें कभी नहीं मिलेगा। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। अगर कोई इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो स्वयं भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। और यदि कोई झूठ के सहारे किसी को नीचा दिखाना चाहे तो स्वयं भगवान उसके शत्रु बन जाते हैं।